हेलो एवरीवन, यू वेलकम टू स्वा एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? तो यूपी ट्रिपल एस सी फूड जूनियर एनालिस्ट का जो पेपर है वो हमारे सामने आ चुका है और आपका इंतजार खत्म हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने पेपर को अच्छे से दिया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो यूपी का अभी जो पेपर हुआ है। अब इसमें जो जीके का क्वेश्चन आया हुआ था, कैसा लेवल था, पेपर का क्या पैटर्न था, किसके कितने क्वेश्चन सही है, आप लोग इसको पेपर को सॉल्व करने के बाद देख सकते हैं कि किसका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर के बारे में देखने जा रहे हैं किसका कौन सा आंसर सही होता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पहले क्वेश्चन से। तो देखिए पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो जो 81 क्वेश्चन है, 81 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक आपको यूपी का जो स्पेशल जीके है, स्टैटिक जीके है, उससे क्वेश्चन आपको इसमें आया हुआ था। और 80 से 81 से लेकर के 100 तक यानी टोटल 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर जीके के देखने को मिले होंगे जो लोगों ने पेपर दिया होगा। तो चलिए हम लोग इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा और कौन सा हमको लग रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके कुछ विवादित क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं या कुछ क्वेश्चन डिस्प्यूट हो सकते हैं, तो उसकी भी बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग स्किप मत करिएगा, पूरा एक बार लेक्चर देखिए। जो लोगों ने भी पेपर पार्टिसिपेट किया है एक बार आप लोग इसको मैच करा सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। यहाँ पर मैचिंग का क्वेश्चन आया हुआ था भैया। ठीक है, मैच कराना था कि किसका कौन। अब देखिए यहाँ पर याद होगा तो हम लोगों ने क्लास में स्टडी किया था कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे फेमस, कुछ नेटिव ऐसे प्रोडक्ट है जिसका उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कनौज का, तो कनौज के बारे में आप लोग जानते हैं, मैंने पढ़ाया भी था कि कनौज में इत्र का, परफ्यूम की इंडस्ट्रीज है, वहां पे परफ्यूम का उत्पादन प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरा देखेंगे खुर्जा। तो खुर्जा क्या है? खुर्जा वहां पर चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, क्ले के प्रोडक्ट बनते हैं वहां पर। और जो खुर्जा है कहां पर है? आपको बुलंदशहर में मिलेगा। ठीक है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में आपको खुर्जा मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं तो मुरादाबाद। मुरादाबाद आप लोग जानते हैं कि फेमस है पीतल के बर्तन के लिए। तो पीतल के बर्तन और पीतल की कई और सामान वहां पर इसका उत्पादन किया जाता है और वहां पे ये जो लोकल इंडस्ट्रीज है बहुत फेमस है। आते हैं जौनपुर पे। तो जौनपुर का जो ये मिलान किया गया ना, जौनपुर का मिलान, लकड़ी की नक्काशी, ये गलत है। लकड़ी की जो नक्काशी है वो सहारनपुर का प्रोडक्ट है। सहारनपुर में देखेंगे इस टाइप के जो प्रोडक्ट है बहुत फेमस है, वहां पर इसके उत्पादन उसका किया जाता है। तो इसका जो 81 का आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा ए। तो 81 का आंसर क्या होगा भैया? 81 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 81 के बाद 82 पे आते हैं, 82 पे आते हैं। तो 82 पे देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था। फर्स्ट लेक्चर हमने जब पहला लेक्चर लिया था वहां पर हमने उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्हों के बारे में बात किया था और प्रतीक चिन्हों से भी आगे क्वेश्चन आया हुआ आप देखेंगे, मछलियों के बारे में पूछा गया। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के कुछ चिन्हों के बारे में बात किया था, उसमें हमने देखा था फूल के बारे में, पशु के बारे में, जो स्टेट का जो राजकीय पशु है, राजकीय पुष्प है, राजकीय जीव है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो याद करिए, देखिए 82 क्वेश्चन में पूछा गया पलास के बारे में। तो स्टेट जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो क्या है? पलास है। अब पलास का पूछा गया इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो भैया इसको हम लोग फॉरेस्ट फायर के नाम से जानते हैं। और यही जो मौसम है ना, देखेंगे इसी मौसम में पलास जो, जहां पर आप लोग देख सकते हैं, जहां पर भी ये होता है तो उसकी जो पत्तियां जब झड़ जाती है, केवल उसके जो फूल रेड कलर के जो उसके फ्लावर्स देखते हैं, काफी अट्रैक्टिव फ्लावर होता है। और वो एक देखेंगे जंगलों में और भी जो दूसरे वैरायटीज के प्लांट है उसके बीच में जो पलास होता है वो एक आग की तरह, फ्लेम की तरह दिखता है। तो इसको हम लोग फॉरेस्ट ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 82 का जो आंसर होगा सी हो जाएगा। ठीक है, 82 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 83 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 83 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 83 में पूछा गया रिवर्स के बारे में। और याद करिए यूपी की सभी रिवर्स को हमने कवर किया था। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर क्वेश्चन कहां से आएगा, सर ये क्या इसको पढ़ना सफिशियंट होगा? तो भैया आज आप लोगों ने देखा होगा तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने जो भी क्लास में डिस्कस किया था, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली क्वेश्चन यहां से कवर हुए हैं। लास्ट लाइव क्लास में भी कुछ हमने चीजें बात की थी, अभी आगे हम बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो 83 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? उत्तर प्रदेश की रिवर्स के बारे में पूछा जा रहा है। अब याद करिए यूपी में बहने वाली जितनी भी नदियां थी, यूपी से होकर के जाने वाली जितनी भी रिवर्स थी, ये सभी रिवर्स को हमने कवर किया था, मेजर सभी रिवर्स के बारे में बताया था। अब इसमें पूछा गया कौन सी नदी यूपी से होकर के नहीं फ्लो होती है, नहीं बहती है? तो देखिए चंबल जो नदी है यूपी से होकर फ्लो करती है। एटा देखेंगे तो एटा जो डिस्ट्रिक्ट है जहां से एमपी, फिर उसके बाद एमपी में एंटर कर जाती है, तो वहां पर एमपी से जो लगा हुआ जो ये इलाका है यूपी का, ये चंबल वहां से फ्लो होती है। सरयू नदी के बारे में जानते हैं, अयोध्या में आपको सरयू नदी मिलेगी। नेक्स्ट देखेंगे बेतवा रिवर। बेतवा तो हमीरपुर में, उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर, वहां पर आपको बेतवा नदी देखने को मिलती है जो महानदी है।
भैया महानदी यूपी की छोड़िए, नॉर्थ इंडिया का रिवर नहीं है, ये साउथ इंडिया की रिवर है। ये उड़ीसा और दूसरे कुछ स्टेट में इसको आपको फ्लो देखने को मिलेगा, कैचमेंट एरिया देखने को मिलेगा। तो जो महानदी है वो साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की नदी है, तो महानदी इसका आंसर हो जाएगा। यानी महानदी जो है उत्तर प्रदेश से होकर फ्लो नहीं करती, बाकी तीनों नदियां बेतवा, चंबल और सरयू यूपी के किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 83 का ए हो जाएगा, 83 का ए। अब 84 पे आते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, डेप्थ में पूछा गया था। तो इसका क्वेश्चन का कुछ आंसर जो है थोड़ा सा डिस्प्यूटेड लग रहा है। तो पूछा गया मौर्य काल में उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन युद्ध हुआ था, लड़ा गया था। अब देखिए जो कलिंगा का वॉर है, आप सब जानते हैं कलिंगा उड़ीसा का जो क्षेत्र है उसके आसपास का क्षेत्र, वहां पर लड़ा गया था मौर्य काल में। राजगृह का जो युद्ध है, फिर आगे आते हैं पाटलिपुत्र का युद्ध, ये बिहार में, ठीक है। राजगृह ये भी उसी के आसपास क्षेत्र में लड़ा गया। जो मलय केतु है, ये देखेंगे ये मलय केतु का, ये नॉर्थ इंडिया में ऊपरी हिस्से में लड़ा गया। बाकी इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है हमारे हिसाब से ये ई होगा। तो इसमें से जो चारों युद्ध देखने में लग रहे हैं, ये इसका जहां तक हमने देखा तो वो चारों युद्ध कहीं पर भी ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग नहीं करते, ये आउट ऑफ उत्तर प्रदेश के युद्ध है। ठीक है, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है ये ई होगा। क्लियर है, चलिए आगे आते हैं। 84 हो गया, 85 पे आते हैं, 85। 85 में क्या पूछा गया, तो 85 में पूछा गया है कि धोबी समुदाय के द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाने वाला धोबिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है, यानी यूपी के कौन से हिस्से में। अब याद करिए हमने नृत्य के बारे में भी, ट्रेडिशनल डांस के बारे में भी बात करता है, यूपी का नृत्य क्या है, और क्षेत्रों में वहां पे ब्रज क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में, और भी दूसरे हिस्सों में कौन से क्षेत्र, बुंदेल क्षेत्र में, खंड वाले क्षेत्र में कौन सा नृत्य फेमस है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था वहां पर। तो आपने अगर इसको देखा भी होगा तो भी आप एलिमिनेशन प्रोसेस से भी इसको सही कर सकते थे। तो जो धोबी समुदाय के द्वारा धोबिया लोक नृत्य वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में, पूर्वांचल वाले जिले में यहाँ पर किया जाता है। और पूर्वांचल के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, पूर्वांचल किसको हम लोग कहते हैं, सब हम लोग ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे आते हैं। तो 86, क्वेश्चन नंबर 86। अब कुछ साहित्यकार हैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में पूछा गया कि कौन किस डिस्ट्रिक्ट से यानी किस प्लेस से बिलोंग करता है, यानी उसका जन्म कहाँ हुआ। तो देखिए इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड, जैसे देखेंगे अबुल फैज फैजी, ये आगरा में, अगर कुछ लोगों ने सुना होगा आपको पता होगा, तो ये आगरा में इनका जन्म हुआ था। ठीक, आगरा से बिलोंग करते हैं। जयशंकर प्रसाद के बारे में अगर आप जानते होंगे तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये वाराणसी जिले से इनका यहाँ जन्म हुआ था। अगर आप ये दोनों को मिला लेते हैं तो आपका वैसे भी आंसर सही हो जाता है। ए का देखिए अगर अगर 4 से आप मिलाते हैं तो आपका ऑप्शन बी वैसे ही सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए का 86 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्लियर है, इसका आंसर बी हो जाएगा, 86 का बी। अब भैया आते हैं 87 पे, 87 नंबर क्वेश्चन पे। 87 पे पूछा गया उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर सुरसेन महाजनपद की राजधानी था। अब देखिए महाजनपद के बारे में आपने सुना होगा, महाजनपद में 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। और याद होगा हमने जब उत्तर प्रदेश के साहित्य के पहले हमने जब उसके इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया था, प्राचीन इतिहास के बारे में, हमने बताया था कि भैया जो 16 महाजनपद है उसमें से लगभग 8 महाजनपद ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के किसी ना किसी क्षेत्र से संबंधित है। तो उसमें हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। तो जो ये सूरसेन है उसकी जो महाजनपद है उसकी जो राजधानी वो मथुरा वाले क्षेत्र को कहा जाता था। तो इसका 87 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मथुरा। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 87 का डी, मथुरा। क्लियर है, चलिए आगे आते हैं 87 के बाद 88 पे, 88 पे। तो 88 देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। हमने एक लेक्चर में याद होगा तो उत्तर प्रदेश में बनने वाले और बन चुके या जो भी इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं उनका एक लिस्ट जारी किया था। लिस्ट हमने एक बार दिखाया था, उसमें कुछ ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे जो कि ऑलरेडी संचालित किए जा रहे हैं और कुछ ऐसे थे जिनका बनना बाकी था। याद करिए हमने वहां पर अयोध्या के बारे में हमने डिस्कस किया था, वहां पर महर्षि वाल्मीकि जो हवाई अड्डा है वो अयोध्या में है। क्लियर है, अच्छा हमने वहां पर आगरा के की भी लिस्ट दी थी, खेरिया हवाई अड्डा। बमरौली बहुत फेमस है, आप जानते होंगे, जो प्रयागराज के लोग होंगे उनको तो अच्छे से पता होगा। तो ये प्रयागराज में बमरौली हवाई अड्डा है। एक और है लखनऊ का, यहाँ पर दिया गया लखनऊ में जो एयरपोर्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फेमस आप जानते होंगे, वो कौन सा है, वो है चौधरी चरण सिंह, अमौसी एयरपोर्ट भी हम लोग उसके नाम से जानते हैं। तो ये लखनऊ में एयरपोर्ट है वो चौधरी चरण सिंह है, और यहाँ पर दिया गया लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका क्या पूछा गया, सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो 88 का 88 का आंसर हो जाएगा डी। जो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है भैया वो वाराणसी में है, बाबतपुर वाला। ठीक है, तो बाबतपुर जो हवाई अड्डा एयरपोर्ट है वो उसको हम लोग लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानते हैं। क्लियर है, तो 88 का क्या हो जाएगा, डी, आंसर डी हो जाएगा इसका सही। आगे आते हैं तो 89 पे,
89 पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की थी। 89, ठीक है। अब देखिए पूछा गया किसान कल्याण मिशन, इस मिशन का उद्देश्य था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये लगभग देखेंगे तो 6 जनवरी 2021 में, कब 2021 में 6 जनवरी 2021 को इसको लॉन्च किया गया। अब इसका उद्देश्य था किसानों की आमदनी को दोगुना करना, कुछ ऐसी स्कीमें बनाना, योजनाएं बनाना जिससे जो किसान है, गरीब किसान, उनकी आमदनी दुगुनी हो और उनको लाभ मिले। तो इस किसान कल्याण मिशन की जो योजना की शुरुआत थी उसका उद्देश्य था किसानों की आय को दोगुनी करना, डबल कर देना। तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा भैया? बी। 89 का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। तो 90 क्वेश्चन 90 पे आते हैं। 90 देखिए 90, अब ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, स्टैटिक पोर्शन है। और ये क्वेश्चन जो हमने लास्ट जो हमने लाइव क्लास लिया था वहां पर हमने बच्चों से क्वेश्चन पूछा था और लगभग सभी बच्चों ने आंसर इसका सही दिया था। क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश के किस जिले में 300 मीटर चौड़े क्षेत्र में यूरेनियम का बड़ा निक्षेप पाया गया है या पाया गया है, वहां पर ऑलरेडी इसी चीजों को खनन किया जाता है। तो यूरेनियम का भंडार उत्तर प्रदेश में देखेंगे केवल एक ही जिले में लगभग मिलता है और उसका नाम है भैया ललितपुर। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो ललितपुर जो जिला है वहां पर यूरेनियम का भंडार पाया गया, वहीं पर यूरेनियम का जो है जमाव है। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो लोग ने अटेंड किया होगा वो लोग तो सही करके आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 90 है, 90 है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? ललितपुर। आंसर होगा सी। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। 91, कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग करंट अफेयर कवर करते हैं तो नहीं भी पढ़े होंगे तो ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि देखिए जैसे आपने इग्नू के बारे में सुना होगा, नेशनल लेवल पे ओपन यूनिवर्सिटी है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में एक ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसका क्या नाम है? उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी है। अब जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है उसके जो चांसलर होते हैं वो होते हैं गवर्नर, जो गवर्नमेंट की ओपन यूनिवर्सिटी होती है। और ये बहुत फेमस है, आप लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इसके जो हमारे जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर है वो इसके चांसलर है। तो कौन है भैया? ये कहाँ पर है? प्रयागराज में। तो ये इलाहाबाद में, प्रयागराज में राजर्षि टंडन आपको मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी, ये प्रयागराज में। बहुत ईजी क्वेश्चन था, लगभग सभी लोगों ने इसको सही किया होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 91 के बाद 92, 92 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए पूछा गया, ये काफी क्लिष्ट क्वेश्चन था। अब इतना पुराना ये करंट अफेयर है, पुराना क्वेश्चन है, काफी पहले का है। अब इस पे कई बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें 1966 में संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया, अब कौन है? तब देखिए 1966 में अगर बात किया जाए, देखिए तो जो नाटक एकेडमी फेलोशिप है वो आशुतोष भट्टाचार्य को भी मिला हुआ है और गिरजा देवी को भी मिला हुआ है। और दोनों लोग बनारस से बिलोंग करते हैं, वाराणसी से बिलोंग करते हैं। वैसे तो ये मूलतः देखेंगे तो बंगाली है, बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ, लेकिन दोनों लोग वाराणसी से बिलोंग करते हैं। गिरजा देवी को देखेंगे तो 1977 में, 1977 में 1977 में यही पुरस्कार प्राप्त हुआ था संगीत नाटक एकेडमी, और इनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। तो देखेंगे इसका 92 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट, आशुतोष भट्टाचार्य। इनको 1966 में मिला है, 1966 में मिला है। ठीक है, तो 92 का आंसर क्या होगा? आशुतोष भट्टाचार्य, फर्स्ट, ए। क्लियर है? अब देखिए 93, ये एलिमिनेशन से बहुत आप अच्छे से कर सकते थे। देखिए 93 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर साइट नहीं है। भैया रामसर साइट क्या? रामसर साइट के बारे में याद करिए, हमने क्लास में डिस्कस किया था स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन में। रामसर साइट से संबंधित हमने कन्वेंशन को भी बताया था। ईरान में एक जगह है रामसर, वहीं पर दलदली क्षेत्रों को, ठीक है, वहां पर जो दलदली क्षेत्र होते हैं या कह लीजिए जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर लगभग बर्ड सेंचुरी पाई जाती है, तो ऐसे क्षेत्रों को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन हुआ था, उसी को हम लोग रामसर साइट। अब ये क्या है? कुछ ऐसे बर्ड सेंचुरी है, कुछ ऐसे दलदली क्षेत्र है, उसके चीजों को कंजर्व करने के लिए रामसर साइट उसको दर्जा दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था और एक पूरी लिस्ट दी थी। लगभग उसमें लगभग देखेंगे तो आधे से अधिक जो रामसर साइट है उसमें बर्ड सेंचुरी कोई ना कोई है। तो वहां पर हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब क्योलाडो के बारे में अगर बात करें, देखिए कि बखीरा जो है, समसपुर है और सुर सरोवर, ये सभी उत्तर प्रदेश में है। बखीरा की बात करेंगे तो ये देखेंगे संत कबीर नगर में है। ठीक है, समसपुर, सुर सरोवर रायबरेली में है। रायबरेली में है। और सुर सरोवर ये है आगरा में, आगरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये नेशनल हाईवे जो है जो मथुरा से दिल्ली की तरफ जाता है, वहां पर है।
और आपने अगर क्लास भैया ध्यान से देखी होगी तो ये तीनों जो बखीरा अभ्यारण्य है, समसपुर है और सूर सरोवर, तीनों के बारे में मैंने मेंशन किया, डिस्कस किया, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब क्योलाडो के ऊपर आते हैं। क्योलाडो यूपी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था, जहां पर हम लोग बर्ड सेंचुरी की बात कर रहे थे। जब प्रयागराज की बात होनी शुरू हुई थी, याद करिए मैंने बताया था कि जब हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है तो साइबेरिया में एक्सट्रीम विंटर पड़ती है, और वहां पे जो पक्षी होते, बर्ड होते, जिसको हम लोग एक एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन का एग्जांपल है, वहां से कुछ पक्षी माइग्रेट करके इधर की तरफ आते हैं। जब आते हैं तो उनको रास्ते में कहीं रुकने की जरूरत पड़ती है। एक फेमस बर्ड सेंचुरी वो है क्योलाडो, या इसको केवलादेव नेशनल बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। ये है भरतपुर राजस्थान में, यूपी का और राजस्थान का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो ये भरतपुर में, ये राजस्थान में क्योलाडो। तो ये उत्तर प्रदेश से बाहर है, तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा, यूपी में कौन सा नहीं है, तो ये क्योलाडो नहीं है, बाकी सब उत्तर प्रदेश में है। ये बर्ड सेंचुरी है, रामसर साइट के इनको दर्जा प्राप्त है। क्लियर है? चलिए देखिए, क्वेश्चन पूछा गया 94, थोड़ा सा टिपिकल था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, ठीक है, 2004-5 से लेकर के 2014-15 यानी 10 साल का गैप दिखाया गया। 10 साल के गैप के बीच में उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर बताई गई, पूछी गई थी। अब देखिए कृषि, अब ये थोड़ा सा इसको मैंने सर्च किया काफी कई जगहों पर, तो इसके कुछ अलग अलग डिफरेंट आंसर मिले थे, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट 4.5 जगहों पर मिला, कई जगहों पर 4.5 अप्रोड मिला। हो सकता है, देखते हैं अब आयोग का क्या आंसर आता है, पर 94 का जहां तक आंसर मुझे लग रहा है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट 4.5% होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये एक डेटा था जो पूछ लिया गया था, तो डिक्टो ये पूछा गया था। ये सरकार अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ये पब्लिश करते हैं डेटा, तो यहाँ पर एक पुराना डेटा पूछ लिया गया था। क्लियर है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 94 का डी। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 क्या पूछा गया? 95, ये भी बहुत पुराना डेटा पूछा गया। पूछा गया उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार। अब ये पब्लिश जो रिपोर्ट थी 2023-24 के बीच में, 2024 में इसको पब्लिश किया गया था। ये 2017-18 का डेटा के बारे में बात करती है रिपोर्ट। उसमें पूछा गया कि 2017 और 18 में उत्तर प्रदेश का जो अनुमानित प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, जैसे एक नेशनल लेवल पे जैसे भारत के जीडीपी होता है, घरेलू उत्पाद होता है, तो उसमें हम लोग नेशनल लेवल पे देखते हैं प्रति व्यक्ति आय कितनी है। वैसे स्टेट का जो जीडीपी होता है, जीएसडीपी, तो उसमें उसके हिसाब से देखते हैं उस प्रदेश क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो देखेंगे 2017-18 के बारे में पूछा गया, तो लगभग देखेंगे यहाँ पर था 55,400 लगभग समथिंग था। ठीक है, 55,400 कितना था, 55,456 जो डेटा हमको मिला उसमें क्या था, 55,456, 55,456 ये था 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में। अच्छा, तो यहां पर देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन इसमें से मैच नहीं करता है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ई। क्वेश्चन 95 का 95 का आंसर हो जाएगा ई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 96 पे आते हैं, 96। देखिए 96 में क्या पूछा गया? ऊसर रिक्लेमेशन प्रोग्राम के यूबीपीएसएन को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की है? अब देखिए एक संगठन है जो कि कृषि से संबंधित है उत्तर प्रदेश में, और इसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने कभी कभी फाइनेंस किया। अभी कुछ समय पहले अगर देखा जाए तो 2019 में 2019 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा इस एक प्रोक्लेमेशन यानी एक समझौता साइन हुआ, जिसने वर्ल्ड बैंक ने इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, इनको वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया। तो यहाँ पर इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 96 का सी। तो ये जो यूबीपीएन ऑर्गेनाइजेशन, इसको वर्ल्ड बैंक से क्या वित्तीय सहायता प्राप्त है, इनके द्वारा इनके हक जो है साइन किए गए इनके जो दस्तावेज है। ठीक है, तो इनके द्वारा इनका अटैचमेंट है, तो 96 का आंसर हो जाएगा सी। आगे आते हैं 97 पे। तो 97 में पूछा गया उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, ठीक है, यूपी में नगर निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो 97 में देखेंगे तो 97 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1959, 1959 में। ठीक है भैया, 1959 में, 59 में ये पारित किया गया था। क्लियर है? तो आप लोग इसको देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी, 97 का डी। ठीक है, 98। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। क्या पूछा गया? उत्तर प्रदेश 98 98 में पूछा उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में मछली का एक जोड़ा, ये मछलियां किसका प्रतीक है? अब याद करिए पहली ही क्लास में जो पहला हमारा लेक्चर था यूपी स्पेशल का, उसमें पहले लेक्चर में हमने उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्हों के बारे में बात किया था। वहां पर प्रतीक चिन्हों के बारे में हमने बात किया, तो वहां पर हमने दिखाया था कि भैया देखिए ये प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पर तीर धनुष था, यहाँ पे मछलियां दो थी, और यहाँ पे दो नदियों का संगम था, गंगा और यमुना का संगम था। यहाँ पे तीर धनुष था और दो मछलियां थी, तो हमने बताया था, और स्टार भी था यहाँ पर। तो हमने बताया था जो मछलियां हैं
वो अवध के जो शासक हैं, जो अवध के पूर्व शासक है, उनको रिप्रेजेंट करता है, या कह लीजिए जो मुस्लिम शासक है उनको रिप्रेजेंट करता है। तीर जो धनुष है वो भगवान राम की विरासत को, और जो जो यहाँ पर ज्योग्राफी उत्तर प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट हेरिटेज है, अभी जहाँ पे कुंभ मेला लगा हुआ था, तो यहाँ पर गंगा और यमुना इसकी तहजीब को भी बताता है। तो ये सभी चीजों के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। तो पूछा गया है मछलियां किसका प्रतीक है, तो अवध के पूर्व शासक। अभी आप लखनऊ में जाएंगे तो वहां पर कई ऐसे बिल्डिंग से पुरानी हेरिटेज साइट है, तो वहां पर इसका प्रतीक आप देख सकते हो, वहां पे बना हुआ। ठीक है, तो ये चीज, इसका आंसर 98 का क्या हो जाएगा, 98 का डी हो जाएगा। अवध के पूर्व शासकों को आप ये रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतीक है। ठीक है, 98 के बाद आते हैं 99 पे, 99 पे। तो 99 में पूछा गया उत्तर प्रदेश का लगभग कितना परसेंट भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है। अब देखिए 2019 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है यूपी में देखते हैं, तो यहाँ पर एक डेटा हमको मिलता है 99 में। तो पूछा गया कितना परसेंट, यानी यूपी का जो टोटल लैंड एरिया है वो पूरे भारत का लगभग देखेंगे 7 पॉइंट समथिंग परसेंट है। ठीक है, यानी पूरे भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका लगभग उत्तर प्रदेश 7% क्षेत्रफल कवर करता। अब पूरे जो उत्तर प्रदेश है उनमें से कितना क्षेत्रफल इसमें यहाँ पर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से कवर है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 6 से 7% के बीच में। एक्चुअली वहां पर जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो हमको पता चलता है 6.4% के आसपास, लगभग 6.4, 6.4% जो एरिया है पूरे उत्तर प्रदेश का, वहां पर फॉरेस्ट कवर है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा, 6 से 7 के बीच में। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। उत्तर प्रदेश के जब हम लोग तराई क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे, गंगा यमुना के बारे में बात करते, गंगा यमुना दोआब के बारे में बात करते, गंगा के जब क्षेत्रों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हमने बताया था कि जो एलोवियल सॉइल है, जो जलोढ़ मृदा है, वहां पर देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में दो नाम से जानी जाती है, खादर के नाम से, बांगर के नाम से। ठीक है, बांगर वो पुराना क्षेत्र है जहां पर पुराना जलोढ़ मृदा थी, लेकिन वो पुरानी हो गई है। ठीक है, वहां पे बाढ़ आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, पुरानी मृदा है। और खादर थोड़ा सा नया है। ठीक है, तो ये देखेंगे 100 का जो क्वेश्चन पूछा, खादर बांगर क्या है, ये किस टाइप की मृदा है, ये जल के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, जो खाद गाद और मिट्टी जो सेडिमेंट लाया जाता है उसके द्वारा इसका जमाव से इसका निक्षेपण होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल भैया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का क्या होगा आंसर, डी, 100 का डी हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि लगभग ज्यादातर क्वेश्चन क्लास से भी आए हुए हैं, हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था लाइव में, वहां से भी आए हुए हैं। ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन ये थे, और दूसरे जो पार्ट है इसका जो एनालिसिस होगा, इसका सॉल्यूशन होगा और दूसरे शिक्षक के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत कराया जाएगा। तो आप लोग इसको देखिए और अपना मैच करा लीजिए कि इसका कितना सही हुआ। ठीक है,